Good morning, everyone. So, I hope you have practiced this derivation, which was very important. I told on the last turn expression for pressure exerted by a gas. इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, या फिर आप कहें कि जो आपका चैप्टर है केटीजी, तो वो ऑलरेडी शॉर्ट चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है. उसमें जो डेरिवेशन है दैट इज़ ओनली वन, एक ही डेरिवेशन है, इसीलिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि अगर डेरिवेशन आता है तो डेरिवेशन यही आएगा और कोई डेरिवेशन नहीं है, बाकी थ्योरी टाइप के क्वेश्चन है या रीजनिंग है. ओके दूसरी बात ये है कि इस चैप्टर से जो वेटेज है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है दैट इज़ ऑलवेज ऑफ 3 मार्क्स का एक कंबाइंड क्वेश्चन आता है. ऐसा बहुत रेयरली होता है कि 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस आ जाएं, या एक 1 मार्क का है. तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड ही हैं जो एग्जाम में आते हैं. तो एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर है, या फिर केटीजी की एजम्पशंस हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं इससे. ओके तो इसको अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो इसको एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, फिर से वीडियो देख लें, बिकॉज नाउ टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक. आज मुझे नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करना है और वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ओके तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो टॉपिक है दैट आई थिंक इट इज़ ऑल्सो इन केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक आता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसी नाम से. और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक कॉमन टॉपिक है जो बहुत टफ नहीं है, जनरली उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो जैसा इसके नेम से क्लियर है ना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो उसका मतलब होता है कि कोई भी जो पार्टिकल है, जो कोई भी किसी भी जगह पे रखा हुआ जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल अपना मूवमेंट फ्रीली कितनी डायरेक्शन में कर सकता है. जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम. जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ. जैसे आपने वन डी मोशन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में. तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने पढ़ा था कि 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल था कि अ ट्रेन इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक. तो ट्रेन के पास जो डायरेक्शन अवेलेबल थी चलने की, क्योंकि ट्रैक जो है वो स्ट्रेट है और ट्रेन बस एक ही डायरेक्शन में चल सकती है, दैट इज़ द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और कहीं भी ट्रेन मूव नहीं करेगी. तो ट्रेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम इस कंडीशन में कितनी है? तो ट्रेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 1. ओके इसी तरह से अगर मान लीजिए अ प्लेयर इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो क्योंकि ग्राउंड जो है उसमें वो एक्स वाई प्लेन में है, तो उसमें प्लेयर कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है? तो या तो एक्स में जाएगा या वाई में जाएगा, या फिर हो सकता है एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन हो, यानी कि वो इंक्लाइंड जा रहा हो. तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, अवेलेबल डायरेक्शन कितनी है चलने की? 2, एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस. तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? 2. ओके इसी तरह से अगर हम 3 डायरेक्शन का एग्जांपल देखें, जो कि आपने 3 डायमेंशनल मोशन में देखा था, तो कोई भी चीज़ या तो वाटर के अंदर होगी या फिर स्काई में होगी, तो वो तीनों डायरेक्शन में मोशन कर सकती है, यानी कि एक्स वाई और जेड. जैसे काइट फ्लाइंग इन द एयर, या फिर आपका फिश इन द पॉन्ड, तो उसके पास 3 डायरेक्शंस अवेलेबल हैं. तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3. तो एक्चुअली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम यहाँ गैसेस के सेंस में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ में तब अच्छे से आएगा जब हम 1D 2D और 3D को स्टडी कर चुके होंगे. ओके तो चलिए बात करते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में गैसेस के मॉलिक्यूल्स कैसे मोशन करते हैं. तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स का मोशन भी ऐसा ही होता है लगभग, थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे हो सकता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल का आपको पता है कि सपोज दैट जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या किसी भी गैस के मॉलिक्यूल को हम स्टडी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि उसके जो 2 एटम्स हैं उनके बीच में एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड से बॉन्डेड हैं वो. तो कभी कभी मोशन इस तरह का भी हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस बॉन्ड के अराउंड कभी जो है स्ट्रेच हो जाते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, और कभी जो है वो पास में आ जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं इस तरह से. तो ये जो बॉन्ड है ये लगभग स्प्रिंग की तरह वर्क करता है. तो इस टाइप का जो मोशन है वो वाइब्रेशनल मोशन भी कहला सकता है. अगर मॉलिक्यूल की जगह अगर ये सिंगल एटम होता तो एटम के पास कितनी डायरेक्शन अवेलेबल होती, क्योंकि वो फ्री स्पेस में है, तो वो उसका मोशन लगभग 3D होता, एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में जा सकता था.
तो इस तरह से गैसेस के मॉलिक्यूल के पास जो अवेलेबल डायरेक्शंस हो सकती हैं, तो आपको लगता होगा कि मैक्सिमम कितनी डायरेक्शन में कोई भी चीज़ मोशन कर सकती है, तो वो 3 ही होती हैं, क्योंकि एक्स, वाई और जेड तीनों अवेलेबल डायरेक्शन है। लेकिन गैसेस के मॉलिक्यूल जो हैं उनके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि इन 3 डायरेक्शन के अलावा भी हो सकते हैं, मोशन के रीजंस हो सकते हैं, जैसे वाइब्रेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है, तो उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो आपको फ़िलहाल इस तरह से काउंट नहीं करना होगा कि वो कैसा मोशन कर रहा है, या किसी डायग्राम से देख के नहीं बताना है। बहुत सिंपल है, उसके लिए आपके पास एक फार्मूला अवेलेबल है। उस फार्मूले से कैलकुलेशन करके बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है एक्सप्लेन करना है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को जब हम एक्सप्लेन करेंगे, तो द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो अरेंजमेंट है दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिस्टम। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम कैन मूव। तो वही बात आ जाती है, वहाँ हम ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे थे जैसे ट्रेन, प्लेयर या फिर काइट, लेकिन यहाँ हमें किसे स्टडी करना है, पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को। तो ये टोटल इंडिपेंडेंट वेज हो सकते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज हैं जिसमें कि पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं, या फिर दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं इन वेज के थ्रू। ठीक है, जब वो मोशन करते हैं तो एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी कि दीज आर द टोटल number of independent ways in which the particles of the system can move or can absorb energy। फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये होता है कि जब भी आपको किसी भी गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करनी हो, तो याद रखिएगा गैस के जो टाइप्स हैं यहाँ वो 3 टाइप्स की गैसेस आप ले सकते हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या फिर ट्राई एटॉमिक। ओके, तो ये पता ही आपको एग्जाम्पल कैसे हैं, ये सिंगल एटम है, डबल है या ट्रिपल है, 3 एटम्स हैं। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंबल है स्मॉल एफ और इज इक्वल टू 3n। 3n में यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स। तो सपोज दैट अगर आप मोनो एटॉमिक गैस ले रहे हैं तो n की जगह क्या फिल करेंगे, 1। डाई एटॉमिक है तो 2 फिल करेंगे, ट्राई एटॉमिक है तो 3। ठीक है, माइनस k, ये k बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है यहाँ। k का मतलब है इंडिपेंडेंट वेज, लेकिन वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा स्ट्रक्चर से। जैसे आप सपोज दैट स्टडी कर रहे हैं मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, तो मोनो एटॉमिक गैस का अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, हीलियम, यहाँ दे भी रखे हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, सबके पास एक एक एटम होता है, मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। तो अगर मैं हीलियम का एग्जांपल लूँ तो ये है हीलियम एटम। तो हीलियम एटम, क्योंकि एक ही एटम है, सिंगल एटम है, दूसरा अगर एटम होता है इसके आसपास तो इसका उस एटम के साथ में रिलेशन होता। ठीक है, रिलेशन का मतलब होता है यहाँ बॉन्ड्स। मान लीजिए अगर 2 हीलियम एटम होते तो एक बॉन्ड बनता ऑब्वियसली उनके बीच में। तो के का मतलब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, अगर 2 एटम्स हैं तो एक बॉन्ड बन रहा है, अगर 3 एटम्स होते तो हो सकता है एक से ज़्यादा बॉन्ड बन रहे होते, लेकिन अगर एक ही एटम है तो कितने बॉन्ड बनेंगे, तो ऑब्वियसली 0, किसी के साथ इसका रिलेशन नहीं है। तो यहाँ के का मतलब याद रखिएगा कि रिलेशन विद द नेक्स्ट एटम। ओके, तो इसको भी पहचानना आसान है। तो जब भी आपको किसी गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना हो तो फॉर्मूला लिखेंगे 3n माइनस के। ओके, फॉर्मूला यही यूज़ होगा। 3 का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये किसी गैस से रिलेटेड है पर्टिकुलर, ऐसी गैस में ऐसा होगा। 3 एक कांस्टेंट है, वो 3 ही रहेगा हर बार। तो 3n माइनस के का मतलब n नंबर ऑफ एटम, कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, और के का मतलब जो उसका एटम है, जितने भी एटम्स हैं उनका एक दूसरे के साथ कितना रिलेशन है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं। ओके, तो ये फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस के। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ कि कैसे करके आप फाइंड कर पाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इजी वे है। सबसे पहले हम देखेंगे मोनो एटॉमिक गैस। तो एज इट इज़ क्लियर कि गैस जो है वो मोनो एटॉमिक है। तो मोनो एटॉमिक का मतलब क्या हुआ कि उसके पास कितने एटम्स हैं, 1 सिंगल एटम। और एग्जाम्पल्स यहाँ क्या लिखे हैं, लाइक हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ETC। तो कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम, इट इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन ओनली। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है कि ये जो सिंगल एटम है
ये इसके पास कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो जब बॉन्ड नहीं है तो ये वाइब्रेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये क्या करेगा, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि ये कितनी डायरेक्शंस में जा सकता है, तो उसके पास एक ही डायरेक्शन होगी चलने की। तो अगर आप चाहें इसको स्किप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज़ देयर। आपको बस याद ये रखना है कि ये सिंगल एटम है, ठीक है। अब हम आते हैं इस वाले फॉर्मूले पे, 3n - k। तो n क्या फिल करेंगे, कौन सी गैस है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम क्या है 1। तो देखिए यहाँ लिखा है हियर n इज इक्वल टू 1। k मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि k का मतलब रिलेशन दूसरे एटम के साथ, वो क्या है यहाँ पे 0, सिंगल एटम की वजह से। तो आपने फॉर्मूले में पुट किया 3 × 1 - 0। सॉल्व करेंगे तो 3 - 0 यानी कि 3। क्लियर हो गया। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी, जो मोनो एटॉमिक गैस है, वो कितनी है 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हीलियम एटम, सिंगल हीलियम एटम है, तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्यों होंगी, क्योंकि वो स्पेस में है, फ्री स्पेस में है। और फ्री स्पेस का मतलब कि उसके पास कितनी डायरेक्शंस अवेलेबल हैं चलने के लिए। तो जो भी चीज़ सिंगल पार्टिकल फ्री स्पेस में है तो वो हमेशा एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में चल सकता है। तो कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, टोटल 3। तो आप चाहें तो ऐसे मतलब प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, और नहीं तो आप फॉर्मूले से तो प्रूफ करके बता ही सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 3। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं डाई एटॉमिक की। तो अब की बार कितने एटम्स हैं गैस के, तो एटम्स का नंबर है 2, डाई एटॉमिक, ठीक है। अब डाई एटॉमिक गैस के एग्जांपल्स में मैंने लिखा है N2, H2, O2, CO, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ फिक्स डिस्टेंस अपार्ट। तो ये तो पता है आपको कि कितने डिस्टेंस पे दोनों एटम एक दूसरे के साथ में होंगे और उनके बीच में एक बॉन्ड बना होगा। तो इन दिस गैस द मोलिक्यूल हैज़ 2 एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये तो प्रैक्टिकली आप बाद में उसके रीज़न में लिख सकते हैं। बस अभी जो आपको फॉर्मूले से फाइंड करने के लिए चाहिए है 2 चीज़ें, वो ये हैं कि क्योंकि डायटोमिक गैस है तो नंबर ऑफ एटम 2 हैं, और क्योंकि 2 एटम हैं तो एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशन होगा, एक बॉन्ड होगा। तो चाहे वो सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, कैसा भी बॉन्ड हो, मतलब बॉन्ड की क्वांटिटी जो है दैट इज़ 1। तो आपको देखना है रिलेशन कितने हैं 1। ओके, अब आपने पुट किया फॉर्मूले में 3n - 1। तो 3 × n की वैल्यू हो गई 2 माइनस k की वैल्यू हो गई 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6 - 1 यानी कि 5, ठीक है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई 5। अब प्रैक्टिकली सोचिए कि 5 डायरेक्शन में कैसे जा सकता है, या 5 टाइप्स का मोशन कैसे पजेस कर रहा है। तो एक तो 3 टाइप्स का मोशन वही हो गया जो पूरा सिस्टम है, यानी कि 2 एटम जो हैं वो एक्स, वाई और जेड, 3 डायरेक्शन तो ये हो गई, ठीक है। अब 2 एडिशनल कहाँ से आई, तो उसके लिए यहाँ लिखा है हैज़ 2 एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ड्यू टू रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन 2 तरह का कैसे पजेस हो सकता है। सपोज दैट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं H2 का, तो ये है पूरा H2 का सिस्टम। अब रोटेशनल मोशन कैसे कर सकता है, तो आपको पता है रोटेशनल मोशन का मतलब ये पूरा जो है वो रोटेशन करेगा। तो रोटेशन या तो ये इस प्लेन में कर सकता है, यानी कि इस तरह से रोटेट होगा, या फिर ये इस प्लेन में रोटेशन कर सकता है, ठीक है। तो 2 एडिशनल, अब ये जैसा भी इनका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ये मोशन करते हैं, तो दैट इज़ फिक्स्ड। वो हमें नहीं सोचना है कि ऐसा ही मोशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी क्वालिटी है ऐसा ही मोशन करते हैं। याद ये रखना है कि ये पूरा सिस्टम एक तो XYZ डायरेक्शन में जा सकता है, और दूसरा 2 तरह के प्लेन में रोटेशनल मोशन कर सकता है, 2 तरह की डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन कर सकता है। और वो प्लेन कौन सा होगा, XY। तो एक्स डायरेक्शन में ऐसे जो जिसको हम बोल सकते हैं इक्वेटोरियल प्लेन में, और दूसरा इस तरह का जो है वो पोलर प्लेन होगा। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया डायटोमिक गैस का। उसके बाद जो है आता है हमारा ट्राई एटॉमिक गैस। तो ट्राई एटॉमिक गैस में आपको पता है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है ट्राई एटॉमिक गैस की वो कितनी होंगी 3। तो इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक सबसे पहले लिखा है मैंने नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, और दूसरा लिखा है मैंने लीनियर मॉलिक्यूल। तो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर इसी तरह के गैसेस में पाया जाता है जैसे H2O और SO2। तो H2O का स्ट्रक्चर आपको पता है कि किस तरह का होता है। H2O का स्ट्रक्चर ऐसा, H2O इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ये इसको लीनियर बोलते हैं। लीनियर का मतलब एक ही लाइन में आ रहे हैं तीनों, ठीक है।
तो इसमें आपको जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिलेंगे या फिर नंबर ऑफ रिलेशंस मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। तो जब आप इसको फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3, और जो बॉन्ड हैं इसमें यहाँ पर वो कितने हैं, सॉरी ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है दैट इज़ फॉर नॉन लीनियर, ठीक है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है। तो नॉन लीनियर का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे आप वो इस तरह का होगा, एक लाइन में नहीं आएंगे बल्कि इस तरह का होगा, ठीक है। ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर में टोटल आपको बॉन्ड्स कितने मिलेंगे 3। तो यहाँ लिखा है k इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, सॉल्व करेंगे 3 इंटू 3 माइनस 3, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी 6। एक्सप्लेन नहीं करना है कि किस रीज़न से ऐसा है। लीनियर जैसे आपको CO2 ये इस तरह का होगा जो मैं अभी बता रही थी, तो CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होगा, ऐसे बनाएंगे। तो इसमें आपको पता है कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं 2, तो आपने लिखा है k इज इक्वल टू 2, यहाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 होंगी। तो ये ध्यान रखना है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है या फिर लीनियर है। ओके, तो उसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।